Good morning everyone, this is Krishna Gupta. Today I am going to deal with a very important topic for IIT Mains, NEET as well as class 12th. The topic is vector. Before starting the topic, हम ये आपको बता दें कि इस कोरोना वायरस लॉकडाउन सेशन में हम आपके लिए लेके आ रहे हैं क्लास 11th के हर क्लासेस, टोटल सब्जेक्ट्स, टोटल थ्योरीज हम पढ़ेंगे, हर चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 11th के और क्लास 12th के फिजिक्स के। और इसमें 3 सेक्शन होंगे। तो फर्स्ट सेक्शन वी विल डील विद द कॉन्सेप्ट एंड द सेकेंड सेक्शन वी विल डील विद द question based on concept, and the third section we will deal with the numerical, and we will solve more than 100 questions based on IIT, that is previous year question, NEET and as well as class 11th. Okay, now start. तो अब हम वेक्टर शुरू करने से पहले हम मैथमेटिक्स में 5 मिनट आपका समय लेंगे और 5 मिनट में हम बताएंगे कि फ्रॉम वेयर दिस वेक्टर एक्चुअली ओरिजिनेटेड, और इस वेक्टर को ओरिजिनेट कहाँ से हुआ मैथमेटिक्स में, इसको जानने के लिए हम पहले आपको बताते हैं कि मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स, वन वर्ड आई वुड लाइक टू टेल यू, द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इज द अरेंजमेंट ऑफ द नंबर सिंबल्स इन ए रेक्टेंगुलर, दैट इज इन कॉलम एंड रो अरेंजमेंट। सपोज दिस इज A1, A12, A13, A21, A22, A23, this is A31, A32 or A33. Now along this we are moving, this is column C1, C2, C3, and along this is R1, R2 और R3। इसका मतलब क्या है कि इस मैट्रिक्स में 3 रो है और 3 कॉलम। तो हम अगर इसकी ऑर्डर को लिखना चाहें तो दिस इज 3x3 मैट्रिक्स। अब यहीं से जनरलाइज होगा स्केलर, वेक्टर और टेंसर का कॉन्सेप्ट। इसलिए बहुत ध्यान से 2 मिनट मेरी बात सुनेंगे, उसके बाद फिर हम फिजिक्स में चलेंगे। अभी हम मैथमेटिक्स में डील कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होती है टेंसर, स्केलर और वेक्टर, इसके लिए मैट्रिक्स बताया हमने। Matrix is the arrangement of the elements, symbols or variables in a rectangular form, that is row and column form. It may be different, रो अलग हो सकता है, कॉलम अलग हो सकता है, लेकिन अगर इसकी बात करेंगे ऑर्डर की तो पहले हम रो लिखेंगे फिर कॉलम लिखेंगे। अब कैसे रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, पहले ये जान ले। रैंक ऑफ मैट्रिक्स के बारे में हम जानना चाहते हैं। रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं और उसमें देखेंगे कि हाउ वी विल डील विद द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। आई एम टेकिंग an example. Suppose a matrix I am taking, that is 1 1 1. The matrix is 1 1 1 1 minus 1 0, and the third row is 1 1 1. Here after this is matrix, then how will you find the rank? First of all we will find out the adjoint of matrix. First of all we will find the determinant of this matrix A, and determinants of matrix A is that written in this type, and this is -1 0 and 1 1 1, and when we will expand this determinant, then we are going to solve like that. This will take plus sign, this is minus, this is plus. तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे गाइस, तो ये +1 और फिर हम इसको हाइड करते हैं और इस रो और इस कॉलम को हाइड करते हैं और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा, -1 × 1 क्या हो जाएगा, -1, एंड 1 × 1 क्या हो जाएगा गाइस, 0। इसी तरह से नेक्स्ट स्टेप में अगर हम चलेंगे तो दूसरा वाला माइनस टर्म लेंगे और माइनस टर्म लेके 1, और अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी ये रो छोड़ देंगे और ये कॉलम छोड़ देंगे, फिर ये टर्म
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेंगे और इस तरह से जब हम फाइनली सॉल्व करेंगे नेक्स्ट टर्म लेके, जब हम फाइनली सॉल्व करते हैं तो दिस इज 1 + 1 और इस तरह से हम देखेंगे दिस इज -1, दिस इज -1 एंड दिस इज +2 एंड फाइनली इट इज 0. इट मीन्स कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 0. अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए व्हेन इट विल बी 0, तो इन दैट केस, उस केस में जब डिटर्मिनेंट 0 हो जाए तो मैट्रिक्स की रैंक ये किस ऑर्डर की है भाई? 3x3 ऑर्डर की. तो मैट्रिक्स की रैंक हमेशा 3 से लेस होगी, कभी भी 3 के इक्वल नहीं हो सकती, 3 से लेस होगी. अब 3 से लेस क्या होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया? डिटर्मिनेंट फाइंड किया. डिटर्मिनेंट फाइंड किया तो यहाँ पे 0 आ गई. अब 0 आ गई तो ये बात तय रहा कि जब भी डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो जो ऑर्डर है 3x3 तो वो नहीं हो सकता. अब बार बार दिमाग में आ रहा होगा कि रैंक क्या है, क्या चीज. तो रैंक को अगर डिफाइन करें हम, तो रैंक इज नंबर ऑफ कॉलम और रो विच इज इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट. इसका मतलब क्या कि वो रैंक, और अगर हम कॉलम और रो की बात कर रहे हैं या रैंक की बात करते हैं, in this case rank is defined as maximal number of linearly independent column और row. अब linearly independent row और column का क्या concept है कि हमारे पास अगर कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है तो मैक्सिमम जितने रो और कॉलम को हम 0 बना सकते हैं बनाए, जितने भी नॉन जीरो कॉलम होंगे वो उसकी रैंक होगी. लेकिन अगर हम ये ऑपरेशन करने चलेंगे तो ये थ्योरी बहुत लंबी हो जाएगी. तो हम रैंक डिटरमाइन करने के लिए आपको दूसरा तरीका बताएं कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट द डिटरमिनेंट ऑफ ए, और अगर ये डिटरमिनेंट 0 आ गया तो इन दैट केस रैंक कभी भी उसके ऑर्डर का नहीं होगा, यानी 3x3 नहीं होगा. तो इन दैट केस होगा क्या? तो अब हम क्या करेंगे, अब इस डिटरमिनेंट का कोई 2 ऑर्डर ले लें, कोई 2 नंबर ले लेते हैं. जैसे सपोज दैट दिस इज आवर डिटरमिनेंट एंड दिस इज -1, 0, इट इज 1, 1, 1. तो हम कोई 2 कंसिडर कर सकते हैं. तो आई एम कंसिडरिंग दिस 2 एंड आफ्टर कंसिडरिंग वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दिस. दिस इज 1, 1, 1, -1 and after cross multiplying this is 1 into 1, 1, a minus of -1, here it is 2 and that is not equal to 0. It means कि हमने इसको डिटरमिनेंट किसका निकाला, लेकिन किसका भाई? सिर्फ 2x2 का. ये कोई जरूरी नहीं है कि इसे 2x2 का, ये आर्बिट्रेरी है, हम किसी भी दो ऑर्डर को ले सकते हैं. इन दैट केस ये देख रहे हैं नॉट इक्वल टू 0. तो अब जब नॉट इक्वल टू 0 है तो यही 2 जो होगा वो रैंक ऑफ मैट्रिक्स होगी. अब कुछ बातें हम बता रहे हैं आपको कि अगर डिटरमिनेंट में रो कॉलम से लेस हो, 1 मिनट रुकेंगे, थोड़ा इसको हटा दे फिर बताते हैं आपको. अगर हम डिटरमिनेंट में रो लेस देन कॉलम हो, या बात याद रखेंगे, तो जो रैंक होती है गाइस, वो रैंक यही r के बराबर होगा, यानी जो नंबर ऑफ रो होंगी वही r के बराबर होगा. और अगर कॉलम इज लेस देन रो तो उस केस में जो रैंक होगी वो कॉलम के बराबर होगी. ये बातें याद रखें. यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम शॉर्टकट में निकालना चाहें तो ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हम डिटरमिनेंट से निकालना चाहें तो सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालेंगे, फिर हम देखेंगे कि वो 0 आ रही है कि नहीं. अगर 0 आ रहा है तो कोई 2 आर्बिट्रेरी एलिमेंट को लेके उसको सॉल्व करें, वो नॉट इक्वल टू 0 रहेगा तो वही रैंक ऑफ द मैट्रिक्स हो जाएगी. यहाँ पर हमने देखा कि इस तरह से हम रैंक को इवेल्युएट कर सकते हैं. तो व्हाई आई एम टेलिंग दिस ऑल अबाउट रैंक? बिकॉज द टर्म आई वांट टू एक्सप्लेन टू यू दैट इज टेंसर, दैट इज स्केलर, दैट इज वेक्टर. क्या है ये जरा समझेंगे. अब ये टेंसर क्वांटिटी, आई एम गोइंग टू रिलेट दिस टेंसर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी इज जस्ट विद द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स. जस्ट लिसन केयरफुली. Going to determine to what is tensor. Just wait. What is tensor?
What is tensor? Tensor is tensor is a camera action. Okay, now what is tensor? I am going to define. Tensor is the generalization of scalar and vector, and they describe the geometrical relation between scalar scalar, scalar vector, vector vector, and even between tensor, even other tensor. They are generally represented the multi-dimensional array. Here the same concept arises कि मल्टी डायमेंशनल एरे, यानी हम बात कर रहे हैं कि टेंसर इज एक्चुअली द जनरलाइजेशन of scalar and vector and can be represented in the form of matrix of n dimension. And in that case, in tensor we also deal with the rank of the array. It means rank of the element of the matrices, rank of the element of the matrices. Now हम ये बात करना चाह रहे हैं कि सर बार बार आप ये कह रहे हैं कि रैंक रैंक रैंक, तो रैंक पे कैसे स्केलर और वेक्टर की क्वालिटी डिफाइन हो रही है, दैट्स आई वांट टू नो. तो देखते हैं तो रैंक से कैसे डिफाइन होती है, बात करते हैं हम रैंक पे कैसे डिफाइन कर सकते हैं. तो अगर टेंसर का रैंक 1 हो जाए, सपोज टेंसर का रैंक क्या हो जाए 0, टेंसर का रैंक हो जाए 0, उस केस में अगर 0 हो जाएगा तो उस तरह के टेंसर में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, और इस तरह का टेंसर नाम होगा स्केल. अगर टेंसर का रैंक 1 हो जाए तो इन दैट केस उसमें एक मैग्नीट्यूड होगा और एक डायरेक्शन होगा. ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए, क्योंकि यही टॉपिक हम डील करने जा रहे हैं कि टेंसर का रैंक अगर 1 है तो मैग्नीट्यूड 1 होगा और एक डायरेक्शन होगा, और इसको हम नाम देते हैं वेक्टर. देखो कैसे जनरलाइजेशन हो रही है, टेंसर से कैसे निकल के आ रहा है स्केलर और वेक्टर. और अगर हम टेंसर की रैंक की बात करते हैं और टेंसर की रैंक 2 हो जाए, देन इन दैट केस ये एक मैग्नीट्यूड होगा और 2 डायरेक्शन होगा, और एक मैग्नीट्यूड 2 डायरेक्शन को हम कहते हैं डायड. क्या कहते हैं? डायड. और सिमिलरली अगर टेंसर का रैंक उस मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का, अगर हम मैट्रिक्स में जो हम रैंक निकाल रहे हैं, जो टेंसर का रिप्रेजेंटेशन है मल्टी डायमेंशनल एरे, उसकी अगर रैंक हमारे पास 3 आती है तो इन दैट केस ये एक मैग्नीट्यूड होगा और प्लस, ध्यान देंगे हियर 1 मैग्नीट्यूड होगा एंड 3 डायरेक्शन होगी, और एक मैग्नीट्यूड होगा 3 डायरेक्शन होगी, तो उस केस में इसको हम कहते हैं ट्रायड. अब ध्यान से समझना, बहुत बातें जनरलाइज हो चुकी हैं. हमने कहा कि हम पहले बात करना चाह रहे हैं टेंसर की. टेंसर इज द मल्टी डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स इन मैट्रिसेस फॉर्म. वहां से हमने देखा कि ये रैंक 0 हो रही है तो मैग्नीट्यूड सिर्फ है, तो उसको हम स्केलर कहेंगे. अगर रैंक 1 है तो एक मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगी, उस केस में हम वेक्टर कहेंगे. और अगर रैंक 2 है तो मैग्नीट्यूड होगा, साथ साथ 2 डायरेक्शन होगा, उसको हम डायड कहेंगे. और रैंक 3 है तो उसको हम ट्रायड कहेंगे. अब हमारा काम किसके साथ डील करना है? इसके साथ. यानी हमको अब हमारे चैप्टर का नाम आया, और उस चैप्टर का नाम है वेक्टर. यानी अब तक हम ये बता रहे थे कि वेक्टर ओरिजिनेट कहाँ से हुआ. तो अब हम चलेंगे अपने मेन टॉपिक की ओर. नाउ आई एम जस्ट मूविंग टू फिजिक्स. टिल देन हम बात कर रहे थे मैथमेटिक्स की. अब हम जब प्रोसीड करेंगे तो वो हम बात करेंगे फिजिक्स की.
हम बात कर ये चुके हैं कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। तो सर ये आपने बता दिया कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। तो स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है रैंक 0। इसका मतलब जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, और अगर रैंक 1 है तो उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगा। इसका मतलब ये डिटरमाइंड हो गया कि वेक्टर इज अ क्वांटिटी विच आर हैविंग व्हाट, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। क्या क्या बोलती भाई, हमने क्या क्या बोला कि वेक्टर एक क्वांटिटी ऐसी है जिसमें मैग्नीट्यूड है और साथ साथ क्या है, डायरेक्शन है। अब टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में, ये वेक्टर कितने तरह से होते हैं जरा ये बात और समझ लेंगे कि वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर अल्फाबेट से, और इसके ऊपर हम एक एरो लगाते हैं, एंड दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात ये आती है कि ये वेक्टर कितने टाइप्स के हो सकते हैं, क्या ये टाइप्स है इसके। तो ध्यान से देखेंगे कि वेक्टर्स के बहुत सारे टाइप है। पहले जो वेक्टर के टाइप है वो है इक्वल वेक्टर। पहला जो हमने कहा वो हमने क्या कहा, इक्वल वेक्टर। ध्यान देंगे कि किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये वेक्टर ए है और इसके मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज रिप्रेजेंटेड बाय मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए का मतलब वेक्टर ए का मॉड, और ये जब निकलेगा वेक्टर ए का मॉड तो ये सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट निकलता है। यानी कहने का मतलब कि ये एरो यानी डायरेक्शन वाला सिंबल यहां से हट जाता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, यानी मॉडुलस बताता है मैग्नीट्यूड के बारे में। अब इक्वल वेक्टर क्या होते हैं, इक्वल वेक्टर क्या होगा भाई, तो दो या दो से अधिक वेक्टर, अगर सपोज वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दो वेक्टर हैं, ये दोनों इक्वल तब होंगे when both have same direction। हमने क्या कहा, both have same direction, both have same direction। कहने का मतलब कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के पास दोनों के पास सेम डायरेक्शन होना चाहिए, और दोनों के मैग्नीट्यूड यानी वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर बी। इसका मतलब कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वो बराबर होना चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ बी की, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वो बराबर होना चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ बी की। अब दूसरी बात ये है कि सर वेक्टर के बारे में, मैग्नीट्यूड के बारे में तो आपने बताया कि मॉडुलस से हम बता देंगे, वेक्टर के डायरेक्शन को कैसे बताएंगे। तो वेक्टर के डायरेक्शन को बताने के लिए हम उसके एंगुलर डायरेक्शन को बताते हैं कि एंगल क्या है, यानी कि वेक्टर एंगल कितना बना रहा है वो उसका डायरेक्शन होता है। अब बात यह है कि दूसरा पैरेलल वेक्टर क्या होता है। पैरेलल वेक्टर भाई, दूसरा जो वेक्टर होता है वो है पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर ध्यान से समझना है, पैरेलल वेक्टर क्या है। पैरेलल नाम हम ये जानते हैं कि पैरेलल लाइंस क्या होती है। When the distance between two lines never decreases, it means equal at everywhere, तो हम कहते हैं पैरेलल लाइंस, जैसे रेल की दो पटरी। अब इसी तरह ये हम वेक्टर को डिफाइन करना चाह रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पैरेलल वेक्टर में दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, यानी दोनों का वेक्टर डायमेंशन सेम होना चाहिए, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और दूसरी जो बात है वो एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का नॉन जीरो मल्टीपल होना चाहिए। नॉन जीरो मल्टीपल का मतलब क्या है, ये 1 टाइम्स हो, 2 टाइम्स हो, 3 टाइम्स हो, यानी 1 टाइम्स हो, 2 टाइम्स हो, यानी जनरलाइज फॉर्म में अगर हम कह दें तो वेक्टर ए जो होना चाहिए वो n टाइम्स होना चाहिए वेक्टर बी। तो दो बातें हमने कही पैरेलल वेक्टर के लिए। सबसे पहले कि पैरेलल वेक्टर का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, और दूसरा ये कहा कि नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ अदर वेक्टर, यानी वन वेक्टर इज नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ अदर वेक्टर। अब अगली जो बात है, जस्ट इसी का अपोजिट वेक्टर है एंटी पैरेलल वेक्टर। वो क्या होता है भाई, एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होता है, एंटी पैरेलल
वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर जस्ट उसी का अपोजिट होता है, यानी कहने का मतलब यह है कि यहां पे वेक्टर ए होना चाहिए निगेटिव नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ वेक्टर बी, निगेटिव नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ वेक्टर बी। और अगर ऐसा है तो इसको हम कहेंगे एंटी पैरेलल वेक्टर। ये क्या है, इसका कोई इंप्लीमेंट नहीं है, बस ये कॉन्सेप्ट हम जान रहे हैं। अभी हम इसका इंप्लीमेंट जब हम वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे, वेक्टर सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, ऑपरेशन ऑफ वेक्टर अलजेब्रा पढ़ेंगे, तो उस केस में हम सारा समझेंगे। फिलहाल हम छोटे छोटे इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि कितने टाइप्स के वेक्टर पॉसिबल है। अब अगला जो वेक्टर है हमारे पास वो है कोलिनियर वेक्टर। अगला वेक्टर कौन सा भाई? कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर जैसा नाम वैसा ही काम। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में, यानी टू और मोर देन टू वेक्टर्स एक्टिंग अलोंग सेम लाइन, इट नोन एज कोलिनियर वेक्टर। और अगला जो वेक्टर होता है वो है जीरो वेक्टर। हमने कहा जैसा नाम वैसे ही काम, और जीरो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम वेक्टर जीरो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका हम कोलिनियर जीरो वेक्टर क्या होगा भाई? तो अगर मैग्नीट्यूड, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड की बात करें, यानी कहने का मतलब अगर मॉड ऑफ ए निकालें और वो जीरो आने लगे, यानी मैग्नीट्यूड निकालें और वो जीरो आने लगे, तो उस केस में हमने कहा कि जो एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? जीरो हो, तो उसको हम कहेंगे क्या? जीरो वेक्टर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो नेक्स्ट टॉपिक वो है यूनिट वेक्टर। इस यूनिट वेक्टर का हमारे वेक्टर अलजेब्रा में बड़ा रोल है, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंस रोल है इस यूनिट वेक्टर। यूनिट नाम से स्पष्ट है यूनिट वेक्टर क्या होता है, यानी एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड क्या हो? 1, यानी जिसकी मैग्नीट्यूड क्या हो? 1, उसको हम कहते हैं क्या? यूनिट वेक्टर। अब इसको हमने क्या कहा? हमने अभी क्या कहा? हैविंग मैग्नीट्यूड 1, और हैविंग, इसको यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं भाई? इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए कैप, या इसको हम क्या पढ़ देंगे? ए कैप को इसको पढ़ सकते हैं ए कैप, या कुछ लोग ए हैड भी पढ़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यानी ए कैप भी पढ़ा जा सकता है और ए हैड भी पढ़ा जा सकता है। ये कैसे डिफाइंड होता है भाई? यूनिट वेक्टर कैसे डिफाइंड होता है? तो जब किसी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, हमने क्या कहा? जब किसी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, तो उस केस में जो वेक्टर बनेगा वो यूनिट वेक्टर होगा। इसका मतलब ये है कि ये वेक्टर इज डिवाइडेड, हमने क्या कहा कि व्हेन a vector is divided by its magnitude, तो in that case, जैसा देखो तो when vector is divided, suppose this is vector unit vector A, और जब ये वेक्टर अपने ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड हो जाता है, तो उस केस में इसको हम यूनिट वेक्टर कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? यूनिट वेक्टर कहेंगे। जरा यहाँ से जनरलाइज करें तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि वेक्टर ए बराबर दिख सकता है क्रॉस मल्टीप्लाई मॉड ऑफ ए इनटू यूनिट वेक्टर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गए भाई। ये किस मामले में इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गई? ये इस मामले में इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गई कि हमारे पास वेक्टर ए है जिसमें हमको ये बात पता है कि इसमें मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होता है। तो मैग्नीट्यूड तो ये टर्म डिफाइन कर रहा है, क्या कर रहा है? ये टर्म बोलो, ये टर्म डिफाइन कर रहा है मैग्नीट्यूड, और दूसरा जो टर्म है, यही दूसरा टर्म बताता है क्या भाई? डायरेक्शन। अब देखो क्या मजेदार बात ये है कि यूनिट वेक्टर इज यूज्ड टू इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। यानी ये हमने क्या कहा
कि यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करता है किसका भाई, डायरेक्शन का। किसका रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन का। अब यूनिट वेक्टर से छोटा सा और नॉर्मलाइज टॉपिक है, थोड़ा सा और जनरलाइज टॉपिक है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या होता है ऑर्थोगोनल, जरा बताएंगे। ऑर्थोगोनल का सेंस कहाँ से, ऑर्थोगोनल का सेंस है म्यूचुअल परपेंडिकुलर। म्यूचुअल परपेंडिकुलर ऑर्थोगोनल का कॉन्सेप्ट है, म्यूचुअल परपेंडिकुलर। सपोज कि ये हमारे ऑर्थोगोनल का कॉन्सेप्ट है म्यूचुअल परपेंडिकुलर। सपोज दिस इज थ्री वेक्टर्स, दिस इज थ्री वेक्टर्स एंड दिस इज वेक्टर ए। सपोज दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी एंड दिस इज वेक्टर सी। तो अगर ये बात हम करें कि ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, तो अगर ये भी यूनिट वेक्टर ये हो, ये यूनिट वेक्टर बी हो और ये यूनिट वेक्टर सी हो, और इन दोनों तीनों के बीच की एंगल देखो, यहाँ पे भी एंगल कितना है 90 डिग्री, यहाँ पे भी एंगल कितना है 90 डिग्री, यहाँ पे भी एंगल कितना है 90 डिग्री। जस्ट लाइक हम इसके बारे में बात कर सकते हैं, ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री यहाँ पे देख सकते हैं सीधा, ये 3D, यानी इसको हम कह सकते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। यानी ये अगर यूनिट वेक्टर इधर एक वेक्टर काम करे, इधर एक यूनिट वेक्टर काम करे, इधर एक यूनिट वेक्टर काम करे, तो इस तरह से ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए और इसको हम कहेंगे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं भाई, तो जरा देखेंगे आगे। अगला जो बात है वो है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। क्या है भाई, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या है, हमने कहा 3 यूनिट वेक्टर व्हेन रिप्रेजेंटेड इन लाइक दैट। देखो तो ध्यान से, आई जे के से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये वेक्टर जो होता है वो, ध्यान दे रहे हैं, ये वेक्टर जो होता है वो राइट हैंडेड ट्राइड रूल को फॉलो करता है। जरा देखना, ये अगर आई कर रहा है, ये जे कर रहा है और ये के कर रहा है, और इन तीनों, ये तीनों एक दूसरे से क्या है भाई, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब है कि इन सब के बीच एंगल जो है वो कितना है 90 डिग्री। तो उस केस में अगर हम बात करें एक्स एक्सिस के अलोंग काम करने वाला, एक्स वेक्टर एक्स के अलोंग काम करने वाला यूनिट वेक्टर, ये है वेक्टर वाई के अलोंग काम करने वाला यूनिट वेक्टर, ये है वेक्टर जेड के अलोंग काम करने वाला यूनिट वेक्टर। तो अगर आई, यूनिट वेक्टर आई का भी हमने डेफिनेशन दिया कि यूनिट वेक्टर किसी वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर, वो वेक्टर और उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के डिवीजन के बराबर होता है। यानी I कैन बी गिवन एज वेक्टर x अपॉन मॉड ऑफ x, और इसी तरह J कैन बी गिवन एज, J क्या लिख सकते हैं भाव, देखो तो J लिख सकते हो वेक्टर y अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर y, और इसी तरह k यूनिट वेक्टर k लिख सकते हैं हम वेक्टर z अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर z। इस तरह से हम ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर आई जे के को डिफाइन कर सकते हैं। ये राइट हैंडेड ट्राइड रूल क्या होता है, राइट हैंडेड ट्राइड रूल जरा समझेंगे। हमने ये कहा कि अगर हमारे पास, जरा मेरे हाथ पे देखना ध्यान से, ये हमारे पास अगर हम ये अपनी फिंगर को कर्ल बना लें, कर, ये फिंगर को हम क्या बना रहे हैं, कर्ल बना रहे हैं, तो उस केस में अगर इस प्लेन में एक्स वाई वेक्टर लाई कर रहे हैं, यानी इस प्लेन में अगर 2 यूनिट वेक्टर लाई कर रहे हैं आई और जे, और वो दोनों एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो जो तीसरा के होगा वो इनके प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, यानी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। बोले तो तीनों एक दूसरे से क्या होंगे बाबू, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है, और इसको डिफाइन ऐसे कर सकते हैं। लेकिन ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या है कि 3
ऐसे यूनिट वेक्टर जो एक दूसरे से क्या हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, उनको हम ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर कहते हैं। और उसके बाद अगला जो टाइप्स ऑफ वेक्टर है वो है हमारे पास पोलर वेक्टर। क्या है बाबू? पोलर वेक्टर। अगला जो वेक्टर है वो है पोलर वेक्टर। सब पढ़ाऊंगा, एक एक टॉपिक, घबराने की जरूरत नहीं है। पूरे कंप्लीट सिलेबस विद न्यूमेरिकल प्रीवियस ईयर्स 2019 तक जितने आईआईटी नीट के क्वेश्चंस आए होंगे अच्छे सारे हम इस सेशन में सॉल्व करेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल सेशन में। लेकिन अभी हम कॉन्सेप्ट पैकेज पे चल रहे हैं, एक एक चैप्टर हम डिस्कशन करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरह से। और जो आपका प्रॉब्लम होगा वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और उससे रिलेटेड जो आपका प्रॉब्लम होगा यू कैन आस्क एंड आई विल आंसर टू योर क्वेश्चन। ना पोलर वेक्टर क्या है भाई? पोलर वेक्टर क्या है कि जहां पे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो, जहां पे कोई पॉइंट हो, सपोज यार फोर्स लग रहा है, यहाँ पे क्या लग रहा है बाबू? फोर्स F लग रहा है। तो यहाँ पे फोर्स F लग रहा है, तो ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ये इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे जो वेक्टर लग रहा होगा उसको हम कहेंगे पोलर वेक्टर। इसके एग्जांपल है, जैसे मान लो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, हम बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो फोर्स का वेक्टर, ये सारे किस में आते हैं भाई? पोलर वेक्टर। और लास्ट, नॉट लास्ट, इट इज द सेकेंड लास्ट की अगर हम बात करेंगे तो वो है एक्सियल वेक्टर। कौन सा वेक्टर? एक्सियल वेक्टर क्या होता है? जैसा नाम वैसे ही काम, कि जब हम बात रोटेशन की करेंगे, जब हम बात रोटेशनल इफेक्ट्स की करेंगे, तो उस केस में सपोज हम रोटेशनल की बात कर रहे हैं, सपोज ये हमारा कोई बॉडी है, सपोज, और इसको हम यहाँ पर रोटेशनल इफेक्ट देखना चाहते हैं। ये हमारा वेक्टर है और ये यहाँ पे रोटेशन हो रहा है, और रोटेशन ये कैसा हो रहा है बाबू? रोटेशन कैसा हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। कैसा रोटेशन हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, और यहाँ पे जो वेक्टर होगा इसको हम कहेंगे एक्सियल वेक्टर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रोटेशनल इफेक्ट देख रहे हैं हम। क्या देख रहे हैं? रोटेशनल इफेक्ट। और ये जो हमारा है उसको हम कह देंगे क्या? एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो जब भी जहाँ रोटेशनल इफेक्ट हो वहाँ पे जो वेक्टर काम कर रहा है दैट इज एक्सियल वेक्टर। अगर यहाँ पे भी हम बात कर रहे हैं, अगर सपोज दैट नीचे की ओर, यानी हमारी बात रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज न होके क्लॉकवाइज हो जाए, तो उस केस में एक्सियल वेक्टर किधर काम करेगा? नीचे की ओर। और ऊपर की ओर क्या काम कर? ये जो होगी बाबू वो क्या होगी? ये पोर्शन, ध्यान देने हैं, ये जो पोर्शन होगा इसको हम कहेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। देन दीज आर द वे आर डीलिंग विद द टाइप्स ऑफ वेक्टर, कि कितने टाइप्स के वेक्टर हो सकते हैं। तो एक्सियल वेक्टर पढ़ा हमने यहाँ पे। उसके बाद लास्ट है वो है कोप्लेनर वेक्टर। क्या है बाबू? कोप्लेनर वेक्टर। ध्यान देंगे, कोप्लेनर वेक्टर देखो, फिर वैसा ही, जैसा नाम वैसा ही काम। को मीन्स होता है सेम, और प्लेन मतलब होता है प्लेन। इसका मतलब कि दो या दो से अधिक वेक्टर व्हेन दे आर लाइंग इन द सेम प्लेन इज कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर। इट मीन्स कि अगर दो वेक्टर हैं और अगर वो सेम प्लेन में लाई करे तो उसको हम कोप्लेनर वेक्टर कहेंगे। क्या सारे दो वेक्टर हमेशा प्लेन में कोप्लेनर होंगे? लेट अस एक्सपेरिमेंट। देखो ध्यान से, तो ये हमने दो वेक्टर कुछ ऐसा ही लिया। ये दो वेक्टर जब हम ऐसा लेंगे तो देखो, तो एक सेम प्लेन में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा? देखो तो ये सेम प्लेन में लाई कर रहा है, तो इसलिए ये जो होगा वो कोप्लेनर होगा।
अब तुम कहोगे सर एक वेक्टर ऐसा ले लीजिए, देखो तो ये भी हम कह रहे हैं, ये भी देखो सेम प्लेन में लाई कर रहा है, ऐसे देखो सेम प्लेन में लाई कर रहा है। आप कहेंगे सर ऐसे ले लीजिए, तो हम कहेंगे देखो ये भी सेम प्लेन में लाई कर रहा है। इसका मतलब व्हेन एवर वी विल टेक टू फ्री वेक्टर, हमने क्या कहा, व्हेन एवर वी विल टेक ओनली टू फ्री वेक्टर, ज्यादा नहीं बात कर रहे हैं हम, सिर्फ दो वेक्टर की बात कर रहे हैं। तो जब हम दो वेक्टर लेंगे तो उस केस में वो हमेशा कोलिनियर ना होकर कोप्लेनर ही होगा। क्या होगा, कोप्लेनर ही होगा, यानी दो फ्री वेक्टर इज ऑलवेज कोप्लेनर। वो कंसिडरेशन आप कैसे भी ले कर सकते हो, ऐसे कर लियो, देखो तो ऐसे कर लो बाबू, तो ऐसे करोगे तो यहाँ पे प्लेन ये लाई करेगा, ऐसे कर लो तो इस प्लेन को हम कंसीडर कर लेंगे, ऐसे कर लोगे तो इस प्लेन को हम कंसीडर कर लेंगे। इसका मतलब दो फ्री वेक्टर ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन, इसलिए दो फ्री वेक्टर हमेशा क्या होगा, कोप्लेनर होगा। अब ये तो रही कॉन्सेप्ट की बातें। अब हम चल रहे हैं थ्योरी का हमारा पहला टॉपिक, वेक्टर एडिशन। अब थोड़ा सा इसके पहले और हम बात करेंगे, हमारे पास अलजेब्रा दो तरह का होगा, अलजेब्रा दो तरह का होगा। ये तो हम बात कर रहे हैं जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज स्केलर अलजेब्रा, जो हम बचपन से करते आ रहे हैं। क्या करते आ रहे हैं बाबू, 2 + 3 5, a + b = c, लाइक दैट। लेकिन अब हम जो बात करने जा रहे हैं दैट इज वेक्टर अलजेब्रा, हम बात करने जा रहे हैं दैट इज वेक्टर अलजेब्रा। अब ये वेक्टर अलजेब्रा क्या है बाबू, वेक्टर अलजेब्रा क्या है, तो अब वेक्टर अलजेब्रा की बात हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि वेक्टर अलजेब्रा में एडिशन कैसे करते हैं, दो वेक्टर को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो दो वेक्टर को ऐड करने का काम, दो वेक्टर को ऐड करने का काम, दो वेक्टर को ऐड करने का काम ना वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन हम कैसे करते हैं, ध्यान देंगे। ये हमारा एक वेक्टर है, इसको हम कहते हैं वेक्टर का हेड और इसको हम कहते हैं वेक्टर का टेल, वही पूंछ वाला टेल है ना। तो ये वेक्टर का हेड है और ये वेक्टर का टेल है। तो कैसे अब हम ऐड करेंगे, तो सपोज दो वेक्टर को हम ऐड करना चाहते हैं, तो सबसे पहले वेक्टर को आप हेड को ड्रॉ करना होता है और इस वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर के टेल को रखिए, दूसरे वेक्टर को क्या रखिए, टेल को रखिए। तो जो ये क्लोजेस्ट लाइन होगी इन दोनों वेक्टर के बीच में, क्लोजेस्ट लाइन जो होगी दोनों वेक्टर के बीच में, और एक्चुअली ये दोनों वेक्टर का सम बताएगा, यानी वेक्टर आर ये बताएगा और वेक्टर आर बराबर हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यानी ये बता रहा है रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, यानी ये दो वेक्टर। अब देखो इस मेथड को एडिशन ऑफ टू वेक्टर बाय ट्राइंगल मेथड कहते हैं। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ देखो ट्राइंगल बन गया, एक शेप में क्या बन गया, ट्राइंगल बन गया। तो यहाँ पे एक वेक्टर को आपने ड्रॉ किया वेक्टर है, और दूसरा वेक्टर इसके हेड पर दूसरा वेक्टर के टेल को रख दिया, और जो क्लोजेस्ट लाइन होगी इन दोनों वेक्टर के बीच की, दैट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ बोथ वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब सर ये आपने बता दिया कि दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट आर है, तो हम निकालेंगे कैसे, कैसे आप कह रहे हैं कि ये ऑपरेशन कैसे काम करेगा, आखिर इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो अब हम वही करने जा रहे हैं। हम पहले काम करेंगे कि कैसे हम दो वेक्टर के, सपोज दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, ध्यान से समझना है यहाँ से थोड़ा सा, और ये है वेक्टर आर, और आर को हमने लिख दिया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और हमारे पास ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर आर है। हम आर को निकालना चाहते हैं, यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को दोनों निकालना चाहते हैं। तो हम क्या करें, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दें, और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो, और इस परपेंडिकुलर को हम मान लें एन। क्या मान ले बाबू, इस परपेंडिकुलर को मान लें एन, इसको मान लेते हैं थीटा, और इसको मान लेते हैं अल्फा, और ये है हमारा आर, और ये है वेक्टर बी। ये ध्यान देंगे, ये हमारा है वेक्टर बी। अब समझना, इसका कुछ नेम नॉमेनक्लेचर कर देंगे, ओ, दिस इज मान ले ए, और ये मान ले बी। अब यहाँ से हम पहले दो काम करेंगे कि सर आपने दो वेक्टर को ऐड तो कर दिया,
आपने कहा कि सर दो वेक्टर हमारे पास है, पहला तो है रिजल्ट वेक्टर ए और वेक्टर बी, और दोनों को आपने ऐड किया और कहा कि आर जो है वो दोनों वेक्टर का सम है। तो भाई अगर दो वेक्टर का सम है तो दोनों वेक्टर के सम में मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो अब हम इस आर के डायरेक्शन की बात करें तो आपका क्या जवाब? आपका जवाब ये होगा कि सर आर के डायरेक्शन के बारे में आप बात कर रहे हैं तो आर के डायरेक्शन का मतलब आप अल्फा निकाल लीजिए, अल्फा बता देगा कि उसका डायरेक्शन कितना होगा। देखो तो जैसे जैसे अल्फा चेंज होगा वो आर का डायरेक्शन बदलता जाएगा। देखो अल्फा यहाँ है तो कुछ और, अल्फा यहाँ है तो कुछ और, अल्फा यहाँ है तो कुछ और जैसे जैसे अल्फा की वैल्यू चेंज हो रही है वैसे वैसे आर की वैल्यू चेंज हो रही है। तो अब हम बारी बारी से पहले आर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे फिर आर का डायरेक्शन। तो सबसे पहले हम ये काम कर लेते हैं इन ट्राइंगल ए एंड बी में, जरा देखेंगे इन ट्राइंगल ए, बाबू देखना, इन ट्राइंगल ए एंड बी में अगर तुम निकालना चाहते हो कॉस थीटा तो कॉस थीटा बाबू क्या हो जाएगा बताओ तो, ये कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ए एन अपॉन ए बी। क्या हो जाएगा बाबू? ए एन अपॉन ए बी। तो यहाँ से अगर ए एन की बात करोगे तो ये हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? ए बी कॉस थीटा। और यहाँ से सिमिलरली अगर हम यहीं पे देखना ध्यान से, यानी ये वैल्यू ए बी कॉस थीटा निकल आई हमारे, और ए बी की अभी अभी वैल्यू हमने दिखाया क्या है भाई? वेक्टर बी कॉस थीटा। ध्यान देना है, वेक्टर बी कॉस थीटा। वेक्टर हम क्यों लिख रहे हैं? नहीं लिख रहे क्योंकि हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड पहले निकालना है। तो ए एन की ये वैल्यू हो गई बी कॉस थीटा। सिमिलरली अगर हम यहाँ से साइन थीटा निकालेंगे, ध्यान से समझना, अगर हम यहाँ से साइन थीटा निकालें, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बी एन अपॉन हाइपोटेनस ए बी। तो इस केस में बी एन की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगा वेक्टर बी साइन थीटा। यानी ये हो गया बाबू वेक्टर बी साइन थीटा। अब समझना, अब ये देखो आपने ये कहा कि n एक परपेंडिकुलर है, n एक क्या है? परपेंडिकुलर है। तो जब n परपेंडिकुलर है तो n ये एक राइट एंगल बता रहा है, तब हम इन ट्राइंगल ओ एन बी में, इन ट्राइंगल बाबू ओ एन बी में क्या लिख सकते हो बताओ तो? ये लिख सकते हो ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, बी एन स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा क्या? ओ एन स्क्वायर। ध्यान से समझना, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी एन स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर। अब ओ बी स्क्वायर के जगह पे आप क्या लिख सकते हो बताओ तो? आर है हमारा, तो आर स्क्वायर। बी एन के जगह पे क्या लिख सकते हो बाबू? बी साइन थीटा का स्क्वायर। और ओ एन को थोड़ा और स्टेप ले, एक स्टेप और इसको अगर हम जनरलाइज करें तो ज़्यादा बेहतर है। जरा यहाँ देखेंगे, इसको हटाएंगे, कोशिश करेंगे, एक बार फिर से एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे अगर OB की वैल्यू देखें तो OB स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया BN स्क्वायर। इसको देखो ON की जगह पे लिख सकते हो OA प्लस AN। तो ये हो जाएगा बाबू OA प्लस AN, और OA प्लस AN का होल स्क्वायर अगर हम करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या? ये हो जाएगा BN स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा OA स्क्वायर प्लस AN स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ OA इंटू AN, 2 टाइम्स ऑफ OA इंटू AN। अब यहाँ देखो OB स्क्वायर की वैल्यू क्या है बाबू? R स्क्वायर बराबर BN कौन बताएगा? तो BN हो जाएगा क्या? B साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस OA कहाँ है बाबू? ये, और OA है वैल्यू क्या? A स्क्वायर। क्या है? OA की वैल्यू क्या है? A स्क्वायर। और इसी तरह से ध्यान देना, इसी तरह से हम ये देख लिए, या इतना करने से बेहतर है क्यों ना हम यहाँ डायरेक्ट वैल्यू रख दें, OA की वैल्यू आसानी से A रख दें और AN की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट कर लिया है, तो वो ज़्यादा बेहतर है मुझे लगता है। तो ये इजी हो जाएगा थोड़ा हम लोगों के लिए काम, टेंशन नहीं है। देखो बहुत आसानी से यहाँ से निकाल सकते हैं। तो अगर यहाँ OB स्क्वायर BN की वैल्यू हम सीधे यहाँ से रख दे बाबू B साइन थीटा का स्क्वायर, और प्लस OA की वैल्यू देखो यहाँ से NA है, और AN की वैल्यू क्या है बाबू? B cos थीटा। डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू रख दे तो यहाँ से देखो ध्यान से, ये हो जाएगा B साइन स्क्वायर थीटा
प्लस यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर, ये देखो तो यहाँ से हो जाएगा बी कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2ab कॉस थीटा। अब ये देखो b साइन स्क्वायर थीटा, b कॉस स्क्वायर थीटा, b कॉमन लोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और ये हो जाएगा कॉस थीटा, यानी OB स्क्वायर बराबर इतना। और OB को आपने क्या माना था बाबू, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये हो जाएगा कॉस थीटा। और आर की बात करेंगे, जरा हम ऊपर लिखेंगे, नीचे शायद नहीं दिख रहा होगा, तो अगर हम ऊपर की बात करें तो आर बराबर हो जाएगा बाबू क्या, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और कॉस थीटा। ध्यान से समझना, यहां तक कि हम बात जब कर रहे हैं तो यहां तक कि हम आर बस लिखा, इसके ऊपर कोई एरो नहीं है। क्यों एरो नहीं है भाई, किसी ने ये बात नहीं सोची? जरा देखो ध्यान से, वेक्टर आर का जब आप स्क्वायर करते हो, वेक्टर आर का जब आप स्क्वायर करते हो तो हम आगे चल के पढ़ेंगे कि वेक्टर आर इंटू आर एक्चुअली ये आर स्क्वायर हो जाएगा, दो का डॉट प्रोडक्ट। जब हम वेक्टर अलजेब्रा में मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे तो हम यहाँ बताएंगे कि वेक्टर आर इंटू आर आर स्क्वायर कैसे हो रहा है। तो इसलिए वेक्टर आर का यहाँ पे हमने स्क्वायर डायरेक्ट आर स्क्वायर लिखा है। तो ये रही उस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्या रहा बाबू, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। अब दूसरी जो बात है वो है अल्फा। कैसे निकलेगी अल्फा, बहुत ही आसान, जरा ध्यान से देखना। ये हम फिर मिटा रहे हैं, जिसको लिखना होगा इधर ध्यान देगा, ये यहाँ पे आर स्क्वायर लिख दे रहे हैं। यहाँ पे देखो बाबू, अल्फा निकालना हो तो हम निकालना चाह रहे हैं टेन अल्फा। टेन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है बाबू, bn, और बेस क्या है बाबू, on, और इसके लिए लिख देते हैं bn अपॉन on की जगह आप लिख सकते हो OA प्लस ON, यानी OA प्लस AN। bn की वैल्यू क्या हो जाएगी बाबू, देखो तो bn की वैल्यू हो जाएगी क्या, b साइन थीटा, और OA का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू, a, और प्लस ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, b cos थीटा, यानी टेन अल्फा। यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। और अभी हमने बताया है कि आर की डायरेक्शन डायरेक्ट डिपेंड कर रहा है अल्फा पे। जैसे जैसे अल्फा चेंज होगा आर की डायरेक्शन चेंज होगी, इसलिए टेन अल्फा बता रहा है डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर आर। ये रहा आज का कॉन्सेप्ट पैकेज। अब हम दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक आईआईटी का और एक नीट का, और उसके बाद फिर आज का लेक्चर यहीं समाप्त करेंगे। कल फिर इसी समय इसी चैनल पे हम रहेंगे। ये याद रखेंगे कि ये लेक्चर पूरे कंप्लीट पैकेज के साथ है, यानी हम फ्री ऑफ कॉस्ट टोटल सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे आपको। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पे अभी हम चलेंगे, दो न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे, जरा ध्यान देंगे। हम देख रहे हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन है तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आईटी 2000 में ये क्वेश्चन पूछा था कि कैन द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर बी जीरो, क्या दो वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो हो सकता है? तो आप जरा देखिए ध्यान से, पहला क्या लिखा कि एस व्हेन द टू वेक्टर आर इन सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो जब भी दो सेम डायरेक्शन में होंगे और सेम मैग्नीट्यूड में होंगे तो कभी भी वो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, जबकि ऐड होगा, और ऐड होगा तो जीरो नहीं होगा। दूसरा है नो, तो तीसरा ये भी नहीं हो सकता, अभी हम बताएंगे क्यों। और तीसरा हमारे पास है एस व्हेन टू वेक्टर ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो उस केस में जो रिजल्टेंट होगा वो जीरो होगा। क्यों भाई? क्योंकि आर की वैल्यू अभी हमने पढ़ा है, ये होता है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और कॉस
थीटा, ध्यान देना है ये क्यों ऐसा होगा कि जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन अपोजिट हो तो उस केस में व्हेन मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन अपोजिट हो तो उस केस में क्यों ऐसा होगा कि रिजल्टेंट जीरो हो जाएगी। थर्ड ऑप्शन सही था कि जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन अपोजिट हो। डायरेक्शन अपोजिट का मतलब क्या होगा भाई, दो वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट है मतलब एक वेक्टर इधर काम कर रहा है दूसरा वेक्टर इधर काम कर रहा है, मतलब दोनों की एंगल कितना है भाई 180 डिग्री। अब जब 180 डिग्री होगा तो r बराबर क्या हो जाएगा बताओ तो, ये हो जाएगा, अब दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है इसका मतलब a बराबर क्या हो जाएगा बाबू b। तो उस केस में क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर, यहाँ भी a स्क्वायर हो जाएगा और प्लस ये देखो तो यहाँ हो जाएगा 2a इंटू a और cos हो जाएगा 180, ध्यान देना है 180 और r इज इक्वल टू बाबू ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा 2a स्क्वायर। ये देखो cos 180 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, क्लास 10th में पढ़े होंगे। cos 180 कैलकुलेट करने के लिए हम लिखते हैं 90 प्लस 90 सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया, उसमें माइनस होता है cos और ये हो जाएगा साइन 90 और यहाँ की वैल्यू होगी -1, यानी यह वैल्यू हो जाएगी -1 तो ये हो जाएगा -2a स्क्वायर और ये देखो दोनों कट जाएगा और रिजल्टेंट क्या हो जाएगा बाबू 0। इसका मतलब कि थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट r0 तभी होगा जब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो और उनका डायरेक्शन क्या हो अपोजिट हो, तो इन दैट केस उन दोनों का रिजल्टेंट 0 होगा। अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे CPMT की, CBSE PMT की सॉल्व करेंगे जो 2001 का होगा। लेटेस्ट क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे, वो न्यूमेरिकल सेक्शन में हम सॉल्व करेंगे। क्यों अभी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमने पूरा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है। जब हम पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे न्यूमेरिकल सेक्शन में जाएंगे तो उस केस में 2019, 18, 17 ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बहुत मज़ेदार होने वाला है लेक्चर। अब नेक्स्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं CBSE PMT की क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है CBSE PMT में 2001 में। अब ये क्वेश्चन इसी पे बिहाफ पे है जो अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा कि कह रहा है कि मॉड ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b। तो आपको ये बताना है कि इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है। जरा सपोज करो हम ये जानते हैं कि वेक्टर r इज इक्वल टू, ध्यान देना है वेक्टर r इज इक्वल टू बाबू हमको पता है कि वेक्टर r a प्लस वेक्टर b, इन दोनों का मॉड अगर हम निकालें तो अभी हमने बात कही है कि मॉडुलस ऑफ वेक्टर r, अभी हम बोले हैं कि अंडर रूट क्या होता है बोलो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ध्यान देंगे अब कह रहा है ये कंडीशन इन्होंने दे दिया है, क्या कंडीशन दे दिया बाबू कि मॉड ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b, ये बात इन्होंने कह दी है। तो अब कह रहा है कि अब बताइए आप कि अगर ऐसा है तो उस केस में थीटा की वैल्यू कितनी होगी। जरा देखेंगे अगर हम यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाएं अपने बाय ऑप्शन चलने की, हर क्वेश्चन को प्रोसेस से सॉल्व करना कंपटीशन में इतना टाइम नहीं है हमारे पास, इसलिए कहीं ऑप्शन पे भी अटैक करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं कि cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है बाबू 1, कितनी होती है 1। तो अगर हम यहाँ थीटा की वैल्यू 0 रख दें तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी मॉड ऑफ a प्लस बी, वो बराबर हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और यहाँ पे cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी बाबू 1। अब यहाँ से r बराबर मॉड ऑफ a प्लस बी, वो बराबर हो जाएगा अंडर रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर और जब ये बाहर निकल के आएगा तो a प्लस बी और इसको और हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b। अब क्लियरली ये बात पूरी बड़ा ध्यान से समझेंगे हम, ये थीटा की वैल्यू जब 0 लिए हैं तब ये हमारा गिवन कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। देखो तो नीचे
जब हमने थीटा की वैल्यू 0 लिया है तो हमारा गिवन कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, यानी मॉड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। तो जब थीटा की वैल्यू 0 पे हुआ, इट मीन्स दैट कि ए और बी के बीच की वैल्यू क्या होगी, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। आज हम यहीं तक रखते हैं, कल हम आगे पढ़ेंगे इसी वेक्टर में लॉ ऑफ पैरेललोग्राम और कैसे अलग अलग कंडीशनल क्वेश्चंस बनते हैं। आज कंपटीशन में, नीट में, आईआईटी में कितने कंडीशंस पॉसिबल हैं, स्पेशल केसेस कितने पॉसिबल हैं। वेक्टर कुल मिला के 4 लेक्चर लेगा और इस संडे को, कमिंग संडे में भी पॉसिबल कि हम न्यूमेरिकल सेक्शन लेके आए जब हमारे कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएंगे। तब तक घर में रहें, सुरक्षित रहें। हम फिर मिलेंगे इसके अगले पार्ट के साथ कल। अगर दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑन द यूट्यूब, अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अंटिल द टाइम, टेक केयर, बाय बाय।